फिर परिवर्तित हुए। थोड़ा सा बड़े बाबूजी को लगा कि वहाँ व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है, तो बाबूजी ने भी बड़ा दिल किया। और उस दिन तक मैं बाबूजी के साथ में निर्णय में बराबरी पे आ चुका था, तो हमने मिल के लिया कि जहाँ जैसे बड़ों की इच्छा है हम वहाँ से व्यापार के साथ। और उस दिन से जो नया हम बंटवारे के बाद से जो वर्किंग के, फिर राठी बंधुज जो 3 भाइयों का एक ग्रुप है, वो उस दिन से सामने आया। उसके पहले तक की मेहनत में मेरी मेहनत अलग थी, विजय की मेहनत अलग थी, संजय की मेहनत अलग थी। तीनों अपनी अपनी दिशा पे अलग अलग काम कर रहे थे। लेकिन जिस दिन अलग हुए और हमने राठी टैक्स के नाम से एक फर्म की शुरुआत की, उस दिन हम तीनों भाई साथ में बैठे और तीनों ने जो अपने गॉड गिफ्टेड गुण हैं, जो भगवान के दिए गए गुण हैं, उसके अनुसार अपने कार्यों को विभाजन किया। कि जैसे मेरा गुण था कि मेरे अंदर एक रिलेशनशिप का बहुत तगड़ा गुण था कि कहीं भी जाकर मैं अपनी बातों को मनवा सकता था, तो वो पार्ट मुझे दिया गया कि व्यापार में मार्केटिंग का जितना भी पार्ट है, लोगों से मिलना, रिलेशन करना, दुकान तक ग्राहक को लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। दुकान के अंदर में जो माल बेचा जाएगा उसके सप्लाई की, उसकी सोर्सिंग की, उसकी परचेजिंग की पूरी जिम्मेदारी विजय सर की रहेगी। और दोनों तरीके से ग्राहक आ जाता है, माल अपनी दुकान पे रेडी है, तो उसको बेचने की जिम्मेदारी संजय सर की रहेगी। वो जो आज से 25 साल पहले लगभग व्यवस्था को हमने तय किया था, 22 साल 23 साल हो गए, वो व्यवस्था आज तक वैसे ही एक फॉर्मेट में कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा होते हुए आती है। और कई बार हम इसके स्वरूप को बदलना भी चाहते हैं व्यापार में, लेकिन पता नहीं वो फॉर्मेटिव वापस आकर फिट होता है कि नहीं भैया रिलेशनशिप आप करो, सोर्सिंग विजय करेगा, बेचने का काम मैं करूँगा। कई बार ऐसी इच्छा भी होती है कि यार इस पार्ट को मैं संभाल लूँ, इसको वो देख ले, लेकिन फिर थोड़े से एक्सपेरिमेंट के बाद ही आता है कि नहीं, जो स्वाभाविक गुण है हम व्यापार की दिशा उसी रूप में रखें ताकि अधिकतम परिणाम हमारे सामने आए। तो व्यापार की एक शुरुआत हम तीनों भाइयों ने उस समय की 1994 का दिन था वो, 92 में मेरी शादी हुई और 94 का एक दिन था वो, जिसमें हम तीनों भाइयों ने मिलकर अपने दुकान की शुरुआत की। जब हम लोग की शुरुआत हुई तब दीपावली का दिन आ रहा था, तो 14-15 अगस्त के आसपास, और 8 तारीख के अपना बंटवारा हुआ था और 5-15 तारीख के आसपास से अपन लोगों ने एक हफ्ते के बाद से 16 व्यापार को चालू किया। तो वो एक चीज़ पूरी होने के बाद व्यापार का वो स्वरूप बढ़ा। राठी बंधुज का जो राठी टैक्स होलसेल की फर्म थी, उसने भरपूर रूप में अपने काम को बढ़ाया। चारों तरफ होलसेल में बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग हम लोगों ने की। मुझे आप सबको जो एक बात बतलानी वो आप ध्यान रखें कि कभी भी हम जब किसी काम को लेते हैं तो उसके अंदर डूब के, इतना अधिक डूब के करना चाहिए कि कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता कि यार इतना डूब के भी कोई काम हो सकता है क्या। और जब उस काम का रिजल्ट आता है उसके बाद ऐसी ज़िंदगी जीना चाहिए जो दूसरा कभी सोच ही नहीं सकता कि ऐसी ज़िंदगी भी कोई जी सकता है क्या। मैंने अपनी ज़िंदगी में वही किया। मतलब काम का जो एक अधिकतम कठिनतम रूप है, जो मैं नहीं समझता कि आज तक किसी ने भी वो किया होगा। अगर मैं को कहीं लाइन में जाना है 200-300 किलोमीटर दूर, मैं अपना 4 पूड़ी बंधवा लेता था, सुबह 5 बजे से निकलता था। रास्ते के पूरे गांव मुझे करने रहते थे, हर आधे एक घंटे के बाद एक स्टॉपेज रहता था। बसें दिन में 1 चलती थी, 2 चलती थी। भोपालपट्टनम तक मुझे जो सबसे आखिरी एंडिंग रहती थी बस्तर की, वहाँ तक जाना रहता था और फिर वापस आना है। तो मैं सुबह से निकल के रास्ते में नेलस, नार, गीदम और माटवाड़ा, निमेड़, कितने सारे गांव, हर गांव में बस मुझे छोड़ देती थी, उसके बाद कोई बस नहीं मिलती थी। तो बाज़ार की जो छोटी गाड़ियां, मुर्गी, बकरी, जो पूरे आदिवासी कोई ड्रिंक क्या का, सब के बीच में लोहे की इतनी सी पट्टी जो 407 में लास्ट में लटकी रहती है, उसमें लटक लटक कर मैंने अपने ज़िंदगी के व्यापार के उस कठिनतम दौर में अंतिम छोर तक जाने का प्रयास किया। जो मार्केटिंग की एक जिम्मेदारी मुझे उस समय तक मिली हुई थी कि आखिरी कोने तक जाकर मैं अपने व्यापार में अपने व्यापारियों से मिलूं, उनसे ऑर्डर लेकर आऊं, अपने व्यापार को निरंतरता दूं, जारी रखूं, वो पूरे प्रयास मैंने किया। कहीं बाइक में जाना, कहीं कैसे जाना, जीप में लटकना, तब एकदम कठिन था। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग आया तो 2000 रुपये में गाड़ी किराए में लेता था, उसमें जाता था और रास्ते भर सवारी बैठाता था। जब सवारी गाड़ी में चला तो समझ में आया पैसा खूब बनता है, 5-5, 10-10, 20-20 रुपये, तो 2000 को मुझे वसूलना रहता था। तो मैं रास्ते भर सवारी बैठाता था और 2000 रुपये गाड़ी किराए में लेके जाता था, 2500-3000 रुपये गाड़ी का किराया वापस लेकर आ जाता था रास्ते भर सवारी बैठाते बैठाते। तो ऐसा करते हुए एक समय गुजरा, बाद में फिर सुविधाएं बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, व्यापार का स्वरूप बढ़ा।
हमने अपना आंकलन किया, फिर बहुत ज़्यादा दौड़ रहे थे, उसके क्षेत्रों को सीमित किया, ग्राहकों की संख्या को सीमित किया, हर क्षेत्र के एक मेन मास्टर आदमी से हम लोगों ने बिजनेस को करने का तरीका निकाला। फिर एक व्यापार का बहुत अच्छा स्वरूप था, होलसेल का काम था, चारों तरफ घूमते थे, करते थे, काम अच्छा चला। फिर श्री शिवम में मामा जी लोग से अटैचमेंट हुआ, तो उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने रिटेल का एक व्यापार स्टार्ट किया। 24 अक्टूबर 1999 को राठी प्लाजा की अपनी राठी बंधुस रिटेल की हुई, और उससे पहले 8 नवंबर को हम लोगों ने राठी महाहंगामा सेल के नाम से होलसेल के बाद रिटेल में पहला कदम रखा। 8 नवंबर 1999 की बात है, ये 98 की बात है, और 6 महीने के आसपास हमारी वो सेल एक तरफा चली। मतलब वो स्वेटर ठंडे आइटम की लगाए थे, मेला लगा होता था, चारों तरफ ग्राहकों की भीड़, घर के पुराने फटे हुए स्वेटर तक आकर बिक जाते थे, कुछ भी नहीं बचता था। फटा पीक घर में कोई 10 पड़ा लाए तो भी बिक जा रहा है, ऐसे सेल की भीड़ आती थी। और एक तरफा नाम रिटेल के क्षेत्र में राठी महाहंगामा सेल के द्वारा मिला। फिर उस महाहंगामा सेल को हमने बढ़ाने का प्रयास किया कि ठंड के आइटम के बाद हमने दूसरी आइटमों को रखा, तीसरी आइटमों को कर रखा, जगह बदलनी पड़ी हमें, 2-3 जगह पे हमने सेल के रूप में अपने रिटेल के व्यापार की स्थापना की। उसके बाद हमको समझ आया कि नहीं, हम और अच्छा करने के लिए बने हुए हैं। हमने वहाँ से एक रिटेल राठी बंधुस जो मेन रोड में बना, डबल डेकर शोरूम, उसको बनाया। पूरा शहर सोच रहा था कि ये भाई पागल है, इतना बड़ा जगदलपुर में 2 मंजिला शोरूम, क्या करेंगे, इनको कहाँ रिटेल का अनुभव है, कैसे ये काम करेंगे। 2 साल 3 साल लोग भ्रम में रह गए, और हमने जगदलपुर में अपना सर्वोच्च स्थान रिटेल के क्षेत्र में, कपड़े के उसमें बना लिया। रिटेल का नेचर विजय सर का नहीं था, उनको अपना होलसेल बल्क में डीलिंग सब कुछ अच्छा लगता था। मुझे और संजय सर को रिटेल शुरू से बहुत पसंद था, रिलेशनशिप ये वो, उसमें काफ़ी कुछ आता। और विजय सर को नोट लेना, नोट देना, बड़े काम करना, ये सब अच्छा लगता था। तो वो बोलते भैया रिटेल आप लोग करो, मुझे होलसेल करने दो। तो विजय सर ने होलसेल के काम को निरंतरता दी। संजय और मैं रिटेल में आए, फिर 1 दुकान से 2 दुकान हुई, हमने राठी बंधुस के राठी प्लाजा डाला। वहाँ पर के काम के बाद फिर विजय सर को भी लगने लगा कि अभी होलसेल के काम से रिटेल ज़्यादा अच्छा है, हम इसको और अच्छे बड़े रूप में दें। तो कुछ समय तक उन्होंने होलसेल का एक सीजनेबल पार्ट है छत्ते का, वो अपने पास रखा, ताकि फिर और आगे बढ़े। तो हमको बिल्ड मार्ट की एक नई सोच आई कि यार क्यों ना पूरे बिल्डिंग मटेरियल को एक साथ में लेकर आया जाए, रखा जाए। तो शुरू से सोचने का काम मैंने अपने पास रखा था, और मुझे आज भी लगता है कि सोचने का जो काम मेरा है, मैं जितना ज़्यादा बड़ा सोच सकता हूँ कोई नहीं सोच सकता। वो एक गॉड गिफ्टेड है कि कोई भी चीज़ एक छोटे से स्वरूप में मेरे सामने आती है तो उसका अंतिम बड़ा स्वरूप कैसे जाएगा, वो एक पिक्चर की तरह मेरे दिमाग में बनते जाता है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। मैं और विजय ने उस संजय को कपड़े का पूरा शोरूम सौंपा। हम दोनों भाइयों ने इस नए कार्य के लिए तैयारी चालू की। बिल्ड मार्ट के लिए 6 महीने की पूरी एक ट्रेनिंग हुई। उसमें विजय सर ने इतनी अधिक मेहनत की, 3-3, 4-4, 5-5 रजिस्टर उनके पास भरे हुए। लोहा क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, खिल्ला क्या होता है, हमको कुछ भी नहीं मालूम था। हम कपड़े के एक आलीशान अच्छे शोरूम में, एसी शोरूम में बैठने वाले लोगों ने धूल मिट्टी सीमेंट सब के बीच में एक नए व्यापार की कल्पना की। लेकिन उस व्यापार को भी एक अद्भुततम स्वरूप देना है तो वो भी एक अच्छा एसी शोरूम हो, बड़ा शोरूम हो, हमारी ऑफिस हो, और हम उस काम को करें। तो एक वैसे बड़े स्वरूप की कल्पना हुई। बिल्डिंग बाजार के नाम से 8 दिसंबर को हम लोगों ने 8 दिसंबर 2007 में हमारी स्थापना हुई, और विधिवत उसको हम लोगों ने चालू किया 6 मार्च 2008 में। अनऑफिशियली 3-4 महीने हमारा काम भी चलते रहा शोरूम का, और उसके साथ में मोरबी की टाइल्सें और लोहा सीमेंट ये सब का व्यापार चला। बिल्ड मार्ट का स्वरूप काफ़ी तेज़ी से काफ़ी आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद बिल्ड मार्ट के और विस्तार की जब आवश्यकता पड़ी तो फिर यहाँ के इस शोरूम की बात आगे आई, और यहाँ के शोरूम का जो काम था वो लगभग 1 दिसंबर के हम लोगों का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, और उस भूमि पूजन के बाद 29 सितंबर को 9 से 10 महीने के एक समय के अंदर हमने बिल्ड मार्ट के एक विशालतम बड़े स्वरूप की स्थापना यहाँ पूरी की। और इसको पूरा करने के तुरंत बाद फिर से 15 अगस्त में 6 महीने के बाद हमने जगदलपुर के शोरूम को तुरंत रिनोवेट किया, और इस बिल्ड मार्ट के अनुरूप उसको तैयार किया। बिल्डिंग बाज़ार से उसका नाम को परिवर्तित करके बिल्ड मार्ट का एक नाम दिया। दोनों जगह का एक व्यापार, एक स्वरूप, एक रूप की कल्पना को साकार किया, और बिल्ड मार्ट अपने 2 फॉर्मेट के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो कहीं से
जो व्यापार की हम लोगों की एक छोटी सी शुरुआत थी और व्यापार का जो एक बड़ी शुरुआत के लिए जो मजबूत नींव बनी है, अभी तक तो नींव ही बनी मुझे लगता है, क्योंकि ये बिल्ड मार्ट कहीं से भी हमारी कल्पनाओं का वो बिल्ड मार्ट नहीं है जो हम लोगों ने आज भी खुली आंखों से देखा है। वो बिल्ड मार्ट का स्वरूप, उसकी शाखाएं, उससे जुड़ते हुए लोग बहुत अधिक हैं। वो अनगिनत स्वरूप में पूरे हिंदुस्तान में, और हमने तो अभी तक हिंदुस्तान देखा है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी विश्व में उसकी संस्थाओं की या उसकी शाखाओं की कल्पना कर रही है। तो हमने जो अभी तक देखा है उसमें 2030 तक का एक हमारा सपना कि जिसमें पूरा बिल्ड मार्ट का एक बहुत बड़ा स्वरूप हम लोगों तक लेकर जाएं, वो है। उसकी नींव की शुरुआत मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आज इस बिल्ड मार्ट की स्थापना और उसके स्थापना के बाद संघर्षों के इन 4 सालों में हो चुकी है। जो एक फ्रेम हम अपने दिमाग में बिल्ड मार्ट का लेकर आना चाह रहे थे, वो एक फ्रेम हमको हमारे आज के इस बिल्ड मार्ट में देखने के लिए मिल चुका है। और आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी जो नए हैं कि एक बिल्ड मार्ट का पूरा बड़ा वेयर हाउस हो जहाँ से हम पूरे छत्तीसगढ़ को सप्लाई दे सकें, हमारे बिल्ड मार्ट का एक बड़ा होलसेल डिवीज़न हो जहाँ से छत्तीसगढ़ के पूरे व्यापारियों को हम नियंत्रित कर सकें, उनको अपने साथ जोड़ सकें। एक बड़ा बिल्ड मार्ट का हमारा वेयर हाउस हो जिससे हम पूरे छत्तीसगढ़ में अपने बहुत सारे फ्रेंचाइजी स्टोर खोल सकें और उसको उस वेयर हाउस के द्वारा संचालित कर सकें। वहाँ हमारा एक बहुत बड़ा डिस्प्ले सेंटर बने जो बिल्ड मार्ट के एक इकोनॉमी डिवीज़न को एक नए स्वरूप में लोगों के सामने लाए। लोगों के जो घर बनाने के सपने हैं, जिसमें सस्ता घर बनाने का जो सपना है, उसको कहीं ना कहीं से हम बिल्ड मार्ट के उस फॉर्मेट के द्वारा पूरा करना चाह रहे हैं, जिससे लोगों तक हम अपनी चीज़ों को बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लोगों तक ले जा सकें। तो बिल्ड मार्ट की सोच को एक बहुत ठोस आधार मिल चुका है। उसके बाद बिल्ड मार्ट का जो एक प्रीमियम स्वरूप है, उसका अगर कहीं से भी हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो एक नेक्स्ट टारगेट हमारे पास नागपुर है और उसकी शुरुआत 4-6 दिन पहले हुई है और मैं समझता हूँ कि इस 8 तारीख को उस पर भी एक अच्छी मुहर लगेगी और उसकी एक ठोस शुरुआत इस 8 तारीख को शायद नागपुर के बिल्ड मार्ट के लिए भी हमको मिल जाएगी। तो व्यापार में शिखर पाने की जो दिशा है, उसके कई पड़ाव को पार करने के बाद एक फ्लैट स्थान हमको मिला है और उससे अब एक कोने तक की ऊंचाई हम सभी को मिलकर तय करनी है। मैंने शुरू से माना है कि जब भी हमें व्यापार में या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सीढ़ी दर सीढ़ी हमको कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि मुझे मालूम है ऊंची छलांग लगाने वाले गिर भी सकते हैं। तो मैंने सधे हुए कदमों से ही चलना शुरू से स्वीकार किया था, यह प्रयास किया है कि एक कदम के बाद जब भी हमारा दूसरा कदम बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो हमें एक नई ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा। कई बार ऐसा लगता है कि सीढ़ी बहुत अच्छी है, कंफर्ट है, हमको यहीं खड़े रहना चाहिए, यहाँ आराम है, यहाँ से सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो उन्नति में बाधक है। अगर हम उस कंफर्ट पर रुक जाएंगे तो हमारी ऊंचाई वहीं तक हो जाएगी और हमें जब एक शिखर बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है तो हमें उस कंफर्ट को छोड़ते हुए थोड़े संघर्षों के साथ नई सीढ़ी की चिकनाई को पार करते हुए वहाँ पर अपने पैर को जमाना होगा और वो पैर जमाने का प्रयास ही मैंने किया है। व्यापार के इन पूरी चीज़ों को हम 4 लाइनों के साथ में ख़त्म करते हैं। उसके बाद 2 मेरी ज़िंदगी के और जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं उनको मैं आप लोग के सामने में रखूँगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा जो चिड़िया से कैसे बनाया घोंसला, चुपकर दाना दाना तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो यही कहानी बिल्ड मार्ट की है। आज जो घोंसला बना है वो छोटे छोटे तिनकों से, छोटे छोटे दानों से चुप चुप कर मिलकर बनाया गया है और ये आज एक पड़ाव है बिल्ड मार्ट का जिसमें हम सभी को मिलकर और आगे चलना है। अब अगर 3 क्षेत्रों के बाद कुछ भी अपने जीवन में बसता है तो वो होता है अपनी खुद की खुद का अपना एक स्वरूप, खुद की अपनी एक पर्सनल ज़िंदगी कि हम ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों को पूरा करते 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 सब पूरी तरीके से उसके अंदर खो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से बार बार हमारा जो अपना एक अस्तित्व होता है, हमारा जो अपना एक मूल स्वभाव होता है, वो
हमको अपनी याद दिलाता है, यार तुम ऐसे हो। मैंने जब भी अपने स्वरूप की कल्पना की है कि मैं कैसा हूँ, तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा ये जो स्वरूप है वो पानी की तरह है। पानी का अपना जो नेचर होता है वैसा नेचर मैंने शुरू से अपने अंदर में पाया है कि मेरा अपना कभी कोई ऐसा अलग सा रंग नहीं रहा। जब भाइयों के साथ रहा तो भाइयों के रंग में रंग गया, जब दोस्तों के साथ रहा तो दोस्तों के रंग में रंग गया, समाज में जाता हूँ तो पूरा समाज का जो रंग है उसमें रंग जाता हूँ। तो मेरा अपना कोई एक अलग से ठोस स्वरूप बना हुआ नहीं है। जब जिस भी प्रायोरिटी के साथ में जुड़ा हुआ रहा तो उस प्रायोरिटी में मैंने अपने आप को ढाल दिया, उसके रंग में मिल गया। कभी भी मतलब कोई ऐसा कि बहुत अलग से अपनी कुछ और लाऊं ऐसा नहीं, जो एक व्यवस्था बन रही है उस व्यवस्था के साथ में, लेकिन लीड करने का स्वभाव जो था वो शुरू से मेरे अंदर था। मैं जिस भी रंग में मिला, जैसा भी रहा, उसको अपने जैसा करने की कोशिश किया। उसका जो स्वरूप है उसको कहीं ना कहीं से मेरा जो अपना एक स्वरूप है उसके हिसाब से बनाने का प्रयास किया। तो फिर मैं पाया कि जैसा पानी का अपना एक नेचर होता है उसको बहना चाहिए, उसकी गति रहती है, उसके अंदर ठहराव नहीं होता है। ठहराव होने से पानी सड़ जाता है, बरसाने लगता है, और उसका उपयोग कर जो बहता हुआ पानी हो सबको अच्छा लगता है। तो मेरे अंदर में जो स्वभाव है शुरू से एकदम गति है मेरे अंदर में। मैं हमेशा निरंतरता चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे साथ में ठहराव के रूप में मत आए। मतलब मैं ये हुआ तो और अच्छा क्या, ये हुआ तो और अच्छा क्या, ये हुआ तो और अच्छा क्या। तो हमेशा आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। और वो आगे बढ़ने के लिए जैसे आप देखते हो कि किसी नदी की सबकी अपनी एक धाराएं फिक्स रहती है, उसका एक नदियों का सबका अपना एक मार्ग बना हुआ होता है, वो हमेशा अपने उसी मार्ग से चलते रहती हैं। तो उनको एक ढलान मिलती है और एक निरंतर गति होती है। जब कभी उसको रोकने का प्रयास होता है पानी को तो वो बिखर जाता है चारों तरफ। बिखरता है तो कभी विनाश भी करता है, कई बार हानि भी करता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन जब अपने मूल स्वरूप में जाता है तो उसको अपना लक्ष्य मालूम रहता है कि मेरा ये लक्ष्य है, मैं उस जगह तक अपने वेग से, अपने प्रवाह से चलूँगा तो एक बड़े समुंदर का रूप में जाकर आगे ले लूँगा। तो मैंने हमेशा पाया कि मेरा स्वभाव वैसे ही रहता था। मुझे अपना एक टारगेट एकदम आखिरी तक का दिखते रहता है, और उस टारगेट तक जाने के लिए जब गति मेरे को बराबर ढाल ये सब कुछ मिलती है तो मेरी जो स्पीड रहती है मैं को हमेशा एकदम अधिकतम लगती है। और जब भी कोई असमंजस मेरे सामने में आता है, कुछ कन्फ्यूज़न बहुत सारी क्रिएट हो जाती है, तो फिर बिखर जाता हूँ। तो बहुत सारी दिशाएं बन जाती है मेरी, और वो पूरी दिशाओं में ताकत नहीं रहती। फिर वो बिखरा, फिर इकट्ठा करके कोशिश करता हूँ कि उसको एक दिशा दूँ और उस दिशा में ही अपने आप को प्रवाहित करूँ, ताकि जो मेरा मूल स्वभाव है, जो मेरा एक गुण है, मेरे अंदर में जो ताकत है, जो शक्ति है, उसकी दिशा हमेशा एक रहे और मैं एक दिशा में प्रवाहित हूँ, ताकि मेरा जो अंतिम लक्ष्य एक बड़ा समुंदर बनना, मैं उस तक बन सकूँ। और समुंदर की बजा लो ताली। तो मेरे मूल स्वभाव के लिए भी चंद लाइनें हैं जो मैंने हमेशा अपने साथ में अपनी ज़िंदगी में महसूस किया। समुंदर को क्या है गम वो बतला नहीं सकता, आंसू बनकर आंखों में समा नहीं सकता। मुझे मालूम है कि इस राह मंजिल को पाने में हर कोई शख्स मेरा साथ निभा नहीं सकता। यूं तो एक आंसू ही काफ़ी है मुझे बहा कर ले जाने के लिए, वरना कोई तूफान भी मुझे हिला नहीं सकता, वरना कोई तूफान भी। ये आज तक की ज़िंदगी का एक रूप था। आगे की जो ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ उसका जो स्वरूप की कल्पना मैंने अपने अंदर में की है, तो कहीं ना कहीं से मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरा जो मूल स्वरूप है उसमें कहीं ना कहीं से एक विरक्ति मेरे साथ में जुड़ी हुई है। वो विरक्ति कई रूप में बार बार आती भी है सामने, और कई बार ऐसा लगता है कि यार एक बार सब कुछ पाने के बाद आखिरी का 5 साल 10 साल सिर्फ अपने ले जाऊँगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँगा। तो पता नहीं, मैं चाहूँगा कि वो दिन कभी नहीं आए, क्योंकि मुझे जो परिवार मिला है उसके साथ विरक्ति शायद कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं मतलब मैं आज जो बोल रहा हूँ मैं अपने पूरे दिल की बातों को बोल रहा हूँ, तो वो मेरे दिल में एक हमेशा से बनी हुई है और मैं हमेशा टालता हूँ। मेरे स्वभाव में है, कई बार धार्मिक कोई भी ऐसे आयोजन होते हैं
तो बहुत जल्दी से मैं बंध जाता हूँ। कहीं कोई साधु संतों का कुछ भी रहा तो मैं बहुत जल्दी से उसमें अटैच हो जाता हूँ। जब भी मुझे कभी योगा मेडिटेशन ऐसा लगता है तो बहुत जल्दी से उसके अंदर एकदम से खो जाता हूँ। तो कई बार मुझे डर लगने लगता है उस समय कि यार कहीं कोई एक दिशा मेरी चेंज मत हो जाए। और मैं सीमा को बोला, एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो मुझे कोई बहुत बड़े जो अपने ज्योतिष शास्त्र के वो रहते हैं, वो कोई जयपुर के कोई माना हुआ नाम था, वो मिल गए और उन्होंने मेरे मस्तक को देखा, छुआ, ये किया। फिर उन्होंने मुझे बोला यार आप बहुत सफल सब कुछ रहेगा, 55 साल की उम्र एक आपकी ज़िंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा जिसमें सब कुछ कहीं ना कहीं से एक नई दिशा पे विरक्ति में जाएगा। तो ऐसा हंसता हूँ मैं कई बार, लेकिन जो रिटर्न मुझे वापस मिलता है या जो रिप्लाई सीमा का मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि कभी वो विरक्ति मेरे साथ इस जीवन में आ पाएगी। लेकिन है वो मैं बतलाता हूँ और मैं उससे अपने आप को बहुत दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि जितना अच्छा स्वरूप, जितना अच्छा परिवार मैंने तैयार किया है, मैं चाहूँगा कि जीवन के अंतिम क्षणों तक सब कुछ छिन जाए, लेकिन अपने द्वारा बना हुआ ये परिवार, चाहे वो भाइयों के साथ का हो, चाहे पत्नी के साथ का हो, चाहे माता पिता के साथ का हो, चाहे ग्रुप के इतने साथियों के साथ का हो, चाहे आप सभी के साथ का हो, वो अंतिम समय तक बना रहे। जिस एक अच्छी सोच के साथ मैंने परिवार के छोटे से छोटे सदस्यों को अपने साथ जोड़ा है, मेरा प्रयास हमेशा कभी भी बॉस बन के बहुत डरावना वैसा नहीं रहा। वो मेरे स्वभाव की कमजोरी भी हो सकती है, लेकिन मैंने हमेशा अपने साथियों को एक दोस्त के रूप में स्वीकार किया है। और जो मेरी कमी रही, लड़कियां पे मेरा शुरू से भरोसा रहा, तो कहीं भी व्यापार में हमने बहुत पहले से बराबरी पे आप लोगों को महत्व दिया और आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो वो एक इमोशनल पार्ट से आप सबसे एक अच्छा अटैचमेंट रहता है, एक दोस्त की तरह मैं जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसका जो मुझे वापस रिटर्न मिलता है, आप भी उतना ही अधिक समर्पण भाव से समर्पित रहते हैं। तो वो मेरे अपने एक स्वभाव का वो है, बना हुआ है। उसके साथ कितनी सारी चीज़ें और अच्छी मैं अपने स्वभाव के अंदर कर सकता हूँ। वो ऑडिट भी मैं हमेशा करता हूँ। कई बार मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है तो अभी बहुत सारे तनाव, कई अलग धाराएं निकल चुकी है इस नदी की, तो सबकी अपनी अपनी दिशाएं चल रही है मेरे अंदर से। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के नेचर के काम आ गए हैं जो कई बार मेरे स्वभाव के भी नहीं हैं। आज प्रॉपर्टी का काम है, उसकी जो तकलीफ़ें हैं जो मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ उन सब चीज़ों से। लेकिन चूँकि वो जिम्मेदारी मैंने ओढ़ी है या मुझे मालूम है कि वो मुझे ओढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसको एक अच्छे रूप में ले जाके शायद मैं ख़त्म भी कर पाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कई बार विचलित कर देती है। तो जो मेरे अंदर एक शांति है जो मेरे अंदर होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं कैसे एक परिवार का मुखिया हूँ, तो वो डिस्टर्ब भी होती है कई बार। जितना संयम मुझ में होना चाहिए वो कई बार नहीं रह पाता। तो उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि शुरू से मैं एकदम जिद्दी और जुनूनी रहा। तो जो चीज़ों का मेरे को एक अंतिम लक्ष्य मालूम रहता है तो उस समय मेरी स्पीड थोड़ी सी अलग हो जाती है। फिर मैं एकदम से ध्यान नहीं रख पाता कि मेरे आसपास में लोग उस चीज़ को वहाँ तक सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सोचने की क्षमता होती है। कई लोग जो कार्य रूप में उसको परिणित करते हैं तो उसकी तकलीफ़ों से वो वाकिफ़ रहते हैं, तो जो उसके लिए प्लान करते हैं वो अपने उसकी तकलीफ़ों से वाकिफ़ रहते हैं। तो कई बार ऐसा एक थोड़ा सा विरोधाभास भी आता है, लेकिन चूंकि मेरे को अपनी सोच एकदम क्लियर दिखते रहती है, मेरे को उसके रिजल्ट तक आखिरी तक के दिखते रहते हैं। उसके लिए जो मेहनत मैं कर सकता हूँ या अपनी टीम को मैं जो झोंक सकता हूँ पूरी तरीके से, अपने टीम के एक एक साथी का अधिकतम उपयोग जो मैं ले सकता हूँ वो मुझे मालूम रहता है। इसलिए मेरे को मालूम रहता है कि जो चीज़ को मैंने ठान लिया है वो मैं कर लूँगा। मैं आप सभी से, आज इस पूरे ग्रुप से सिर्फ एक ही विनती करना चाहता हूँ कि मेरा जो मूल स्वभाव है, मेरे मूल स्वभाव की गति को आप सभी सहयोग दें। मेरे को मालूम है मुझे समुंदर बनना है, और कैसे बनना है, कितनी स्पीड से चलकर बनना है मैं कर सकता हूँ। आप सबके हिस्से में जो जो पार्ट आप लोगों का आ रहा है उन सब पार्टों के साथ में कैसे मेरा तालमेल बहुत अच्छे से हो कि मैं एक बहुत अच्छी दिशा देते हुए अपनी जो स्पीड है उसको भी बढ़ा सकूं। और अब एक ऐसा समय आ गया, एक बहुत मजबूत ठोस धरातल हम सबके साथ में है,
तो अब शिखर पर जाने के लिए एक सबसे अच्छा समय है। अब कई जगह पे हम छलांग भी लगाएंगे, वो छलांग हमारी ऊंची भी होगी। अब एकदम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने की वजह हम लोग 1 2 3 थोड़े से जंप भी लेंगे। और उन सब जगहों पे आप सबका विश्वास, जो भरोसा इतने सालों से पूरे ग्रुप ने, पूरे परिवार ने मुझ पर किया है, मैं चाहूँगा कि वो भरोसा वो आप सब मुझ पर बरकरार रखें, क्योंकि मुझे अपनी योग्यता पर, अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। और जहाँ पर भी मुझे अपने में कुछ कमी लगती है, तुरंत मैं अपने आप को अपडेट कर लेता हूँ। बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट मैंने अपने आसपास में बना के रखे हैं, बहुत सारे गुरु मैंने दिल से अपने आप स्वीकार करके रखें। तो जब भी मुझे अपने में अंदर में कुछ कमी लगती है, अपडेट नहीं हो, अपने आप को महसूस कर पाता हूँ, तो मैं खुद होकर उस प्लग के पास चल देता हूँ, अपने आप को चार्ज कर लेता हूँ और फिर एक नई ताकत के साथ एक नई ऊंचाई को पाने के लिए प्रयास करता हूँ। तो पूरा 1 घंटे का समय था और मैं समझता हूँ कि पूरा 1 घंटा हमने आज अपनी बातों को करने के लिए दिया। तो शून्य से शिखर तक का ये एक पड़ाव जो मैंने ज़िंदगी के सभी क्षेत्रों के साथ अपने स्वयं के लिए जिया, और जो मुझे आगे लग रहा है कि जीना चाहिए, उन सब के लिए मैंने खुलकर अपनी बातों को कहा है। तो हो सकता है इन बातों से कहीं, कुछ छोटी मोटी बातों से कहीं किसी को हर्ट भी हो रहा होगा, या कुछ बातें जो हो सकता है मैंने कभी शेयर नहीं की और आज कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है। भावात्मक क्षण है, इसमें बहुत सारी बातें दिल से निकल रही है और मैंने कही है। एक जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा ही रह गया, हम सीख ना पाए फरेब और दिल बच्चा ही रह गया। बचपन में जहाँ चाहा हंस लेते थे, जहाँ चाहा रो लेते थे, अब मुस्कान को भी तमीज चाहिए और आंसुओं को भी तन्हाई। हम मुस्कुराते भी थे कभी बेपरवाह अंदाज से, देखा आज खुद को कुछ पुरानी यादों में। हम मुस्कुराते भी थे कभी बेपरवाह अंदाज से, आज देखा है खुद को अपनी कुछ पुरानी यादों में। चलो आज फिर मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं, जिंदगी तुम हमें ढूंढो, हम तुम्हें ढूंढते हैं, जिंदगी तुम हमें ढूंढो। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे माहौल में मुझे सुना और मुझे अपने दिल की बातों को कहने के लिए अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। ये दिमाग हमारे अंदर इसलिए आया कि हमारे साथ जो एक पैरेलल चले जाएं, एक भाई कपड़े को देखे, होलसेल में खाली बिना मार्केटिंग किए हमारे पैरेलल में जो दूसरी हमारी संस्थान, उनके बच्चों के अंदर वो बहुत अच्छा गुण था, तो उन लोग उस दिशा में हमसे तेज़ी से आगे जा रहे थे। में की ज़रूरत थी या एक जो पैटर्न चल रहा था, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और हमको वो पैटर्न बेचना चाहते थे। ऐसे कई कारण जो बाबूजी से गॉड गिफ्टेड हमको मिले, तो हम नए स्वरूप में जाएँ जहाँ हम अपनी कंडीशन पर व्यापार करें। परिवार को आप टाइम नहीं दे पा रहे, स्पेशली मैम के लिए, मैम को जरूरत होती है आपके साथ टाइम स्पेंड करना कैसे। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात पूछी है तुमने सोनल, और ऐसा कई बार आया है अवसर, लेकिन मैंने शुरू से जब अपनी प्रायोरिटी को बांटा तो परिवार, व्यापार और समाज लगभग मेरे पैरेलल चलते थे। कभी कोई प्रायोरिटी ऊपर रहती थी, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं छोड़ता था मैं। अगर समाज में भी आगे रहा तो परिवार को पूरा लेके चला, व्यापार में मेरी जो ज़रूरत रहती थी मैं उसको पूरा किया। कभी भी पूरे व्यापार को छोड़कर मैं समाज में नहीं गया, या समाज से जो सीख कर आता था, जो रिलेशन डेवलप होते थे उसको लाकर व्यापार में उसका फ़ायदा लेता था, तो या उन रिलेशनों का मैं परिवार में वापस फ़ायदा लेता था। तो तीनों का सामंजस्य मेरा पूरा चला। लेकिन पूरे 25 सालों के दौरान, मेरी आज 24 एनिवर्सरी पूरी भी 25वीं लग रही है, मैंने पाया अगर कहीं से भी मैंने किसी का पर्सनल टाइम चुराया है या किसी के पर्सनल टाइम को कील किया है, ख़त्म किया है, तो सिर्फ और सिर्फ सीमा थी, जिसके पर्सनल टाइम को मैं हमेशा कील किया
जो उसका हक बनता था उस समय के ऊपर, उस समय को मैंने हमेशा या तो समाज में दिया या व्यापार पे दिया। मेरी जब भी समाज के लिए दौड़ होती थी तो दिन और रात एक जुनून सा होता था। तो एक निर्धारित समय तो आदमी का अपने व्यापार के लिए और सबके लिए हक होता है काम करने का, लेकिन उसके बाद जब वो घर के अंदर जाता है तो उस पर उसका पूरा हक उसकी धर्मपत्नी का होता है, उसकी अर्धांगिनी का होता है। लेकिन वो पार्ट हमेशा मैंने सीमा से चुराया है, कभी उसकी सहमति से, कभी उसकी नाराज़गी से। लेकिन परिवार के दूसरे किसी सदस्य के साथ में कभी भी ऐसा अवसर मैंने नहीं आन दिया कि उनके कोई पर्सनल समय को मैंने किल किया हो। बच्चों को भी हो सकता है थोड़ा सा मेरा ध्यान बहुत जुनूनी होने के कारण एक तरफ जाता है, तो बच्चे जितनी अपेक्षा रखते हैं हो सकता है उससे कुछ थोड़ी सी कम मैं पूरी कर पाता हूँ। उसका एक फिनिश रूप मुझे दिखता है तो मैं उतना कर लेता हूँ, लेकिन उसके और कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में वो मुझसे चाहते होंगे उन चीज़ों को, तो मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसा कई समय आया कि जो मुझसे एकदम ज़्यादा करीब हैं, मैंने कोशिश भी की कि उन्हीं के पर्सनल टाइम को मैं किल कर सकूं, उन्हीं से उनके पर्सनल टाइम को मैं मांग सकूं, चुरा सकूं, ताकि वो एक बड़ा दिल करके मुझे अपना वो समय दें। क्योंकि बाकी सबके समय पे दूसरों का हक था, उसको मैं छीन नहीं सकता था। तो कभी भी अगर इन सब चीज़ों को पूरा करने के दौरान में कोई भी अगर सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है तो सीमा को ही उठाना पड़ा। और कई बार हमारी बातें होती तो बोलती यार तुम सबके लिए इतने अच्छे हो, सबकी कोई भी बात आती है तो तुम एक बार में खड़े होकर उसको जाकर पूरी कर देते हो। मेरी कोई भी बात आती तो मुझे लगता है कि आप बहुत सोच के मुझे समय देते हो। तो ऐसा कई बार इसको महसूस हुआ, लेकिन आज आप सबके सामने मैं दिल से स्वीकार कर रहा हूँ। मैं तो सीमा को रोज बोलता हूँ, पचपन क्या तुम साथ दो तो हम दोनों चाहे। ये होती मैं नहीं जाऊँगी, तुमको बाबा बनना है तुम चल देना। मैं अपने बच्चों को अपनी बहुओं को छोड़ के क्यों जाऊँगी बोले। तो वो समय तो अब तय है कि सीमा मेरे साथ नहीं रहेगी। लेकिन अभी मैंने जो एक अपने वैवाहिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है 25 साल, जहाँ हमको वापस संभलना पड़ता है। 25 साल तक तो चीज़ें चल जाती है जोश खरोश में, उसके बाद इन लोग के ऊपर निर्भरता बढ़ते जाती है। जैसे बाबूजी को देखता हूँ, भाई के ऊपर पूरी निर्भरता है, दवाई से लेके सब देख रेख। तो मुझे मालूम है आने वाले 25 सालों में मेरी निर्भरता सीमा के ऊपर खूब बढ़ेगी। तो इसलिए मैं अपना वो नया आधार वापस तैयार कर रहा हूँ कि जो 25 साल जैसे तैसे निकले थे, तो अब आने वाले 25 सालों में तकलीफ कम से कम हो, एक अच्छा बेस बन जाए। तो इस साल कमिट भी किया है मैंने पूरा कि 1 साल पूरा तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ घूमना है। जो जो कमियां तुमको लगी थी इन 25 सालों के दौरान समय की, वो पूरे समय को अधिकतम समय मैं तुम्हारे को दे पाऊँ। तो अभी एक बिटिया के साथ घूमने का प्लान इसने अभी किया है, तो उससे शुरुआत हो रही है। फिर आगे एक फॉरेन ट्रिप ले जा रही है मुझे स्विट्ज़रलैंड। तो पूरा 1 साल अभी मैंने अपने 25वीं एनिवर्सरी का जो एक रजत जयंती मेरे जीवन की है, उसमें मैंने अपनी उन पूरी कमियों को पूरा करने का प्रयास किया है। और सीमा के लिए जो पार्ट कहीं से इसको महसूस होता है कि फिजिकली उसको दिखता है कि वो पार्ट मैं शायद इसके साथ पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो पार्ट करूँगा। लेकिन दिल से मैं आप सब लोगों के सामने स्वीकार कर रहा हूँ कि 1 मिनट सोनल, 1 मिनट दिल से आप सब के सामने मैं स्वीकार कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। और जितना ज़्यादा अटैच मैं सीमा के साथ में हूँ, किसी के साथ में नहीं हूँ। मैंने अपनी हर बातों को, हर जज्बातों को इसके साथ में बयां किया है। स्वभाव हम दोनों का बहुत विपरीत है कई जगह पे। सीमा अपने आप में पूर्ण है, एकदम संपूर्ण है, समझना चाहिए। हम लोग में कुछ कमियां भी है, तो इसकी अपनी एथिक्स, इसके सिद्धांत और बहुत ज़्यादा ये अपना एक स्वावलंबी या क्या बोलना चाहिए उसको, स्वाभिमानी। सीमा का जो एक स्वभाव है जो इनको अपने पिता से मिला है, ये बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है। तो कई बार ऐसे अहम का टकराव भी आता है कि ये अपनी जगह पे बहुत कुछ सही होती है, लेकिन आदमी चाहता है कई जगह पे कि वो थोड़ा सा अपने आप को गलत मान ले और हमको सही साबित कर दे। क्योंकि आदमी का जब अहम टूटता है तो उसका दर्द कई समय तक बहुत लंबा रहता है। औरत को भगवान ने इतनी अधिक गहराई दी है
कि वो अपने अंदर में बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी समाहित कर लेती है और अपनी सब चीज़ों को भूल जाती है। आदमी के अंदर में उथलापन होता है। जब समुद्र से हम लोग अपनी तुलना करते हैं तो मैं हमेशा लहरों की तरह रहा, जो बहुत उथला हुआ है। मेरे में बहुत अधिक गहराई नहीं है और सीमा में उतनी ही अधिक गहराई है। तो ये दोनों के स्वभाव का एक कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक विपरीत हुआ है, लेकिन फिर भी एक समझदारी दोनों के बीच में शुरू से ऐसी बनी हुई रही कि कभी भी कोई हालात थोड़ा बहुत फिसला तो एक दूसरे ने संभाला, उसमें ज़्यादा इसने ही संभाला होगा। तो ऐसे कई समय आए कि जब इसने अपनी उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया और मेरा जो एक नेचर है, मेरा एक जो स्वभाव है, उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश की और उसके अनुसार मुझे साथ देने की कोशिश की। आप कुछ और कहें? और सर मैम का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है यहाँ पर सर के लिए जाने में। तो पूरी टीम ने एकदम मैम के लिए प्रिपेयर कर सारी बताया। आपने प्रॉपर्टी का काम कैसे शुरुआत की? ये भी एक बहुत अच्छी दिशा और एक बहुत अच्छी शुरुआत हम लोगों को मिली। सबसे पहले हम लोगों ने 6500 स्क्वायर फीट की जगह तीनों भाइयों ने, और हर जगह हम लोग अपने घर बनाने के लिए ही लेते थे। बाद में उसको फिर जिस भी रूप में हमको समझ आया हमने सेल आउट किया तो लिया, और एक माँ के नेचुरोपैथी के अपने